अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, नीचे एक फिगर भी बनी हुई है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम इस फिगर को समझेंगे, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले इसकी स्टेटमेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द फिगर शोज एन एम्प्टी हॉल। तो आपको बताया जा रहा है कि नीचे जो ये फिगर बनी हुई है ये बेसिकली एक एम्प्टी हॉल की है, यानी एक ऐसे हॉल की है जो कि अंदर से खाली है, इस वजह से हम इसको एम्प्टी हॉल बोल रहे हैं। आगे आप रीड करें तो आगे लिखा हुआ है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द थिकनेस ऑफ द वॉल्स एंड द रूफ फाइंड द एयर स्पेस इन दी हॉल। तो वो आपको कह रहे हैं कि अगर आप इस एम्प्टी हॉल की वॉल्स की और इसकी रूफ की थिकनेस को कंसिडर ना करें। अब वॉल से मुराद इसकी ये साइड वाली जो है दीवारें हैं, रूफ से मुराद इसकी ऊपर वाली छत है, यानी इसकी दीवारों की और इसकी छत की अगर आप थिकनेस को इग्नोर कर दें, उनको कंसिडर ना करें। थिकनेस से मुराद उर्दू में आप ले लें आसान आसान जबान में कि कोई चीज कितनी मोटी है वही उसकी थिकनेस को जो है हम बोल रहे होते हैं, वो इसकी थिकनेस डिफाइन कर रही होती है। तो अगर आप इसकी वॉल और इसकी रूफ, इस हॉल की वॉल और इस हॉल की जो रूफ है इसकी थिकनेस को कंसिडर ना करें, तो आपने बताना है कि इस हॉल के अंदर कितनी एयर स्पेस मौजूद है। एयर स्पेस से मुराद ये ली जा रही है, क्योंकि ये एम्प्टी हॉल है इसलिए हम यहाँ पर एयर स्पेस का वर्ड भी यूज कर रहे हैं कि इस हॉल के अंदर जितनी स्पेस है एक तरह की जिसको आप एयर स्पेस बोल रहे हैं, वो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। अब ये हम एयर स्पेस किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? ये एयर स्पेस हम वॉल्यूम की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर हम इस फिगर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें तो हमें ऑटोमेटिकली इसकी एयर स्पेस के बारे में पता चल जाएगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है या वॉल्यूम यूज करना था? तो याद रखिएगा वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा आपको किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्पेस मौजूद होती है वो बता रहा होता है, या आप यूं भी कह सकते हैं वॉल्यूम आपको कैपेसिटी रिलेटेड चीजें बता रहा होता है, वॉल्यूम आपको किसी चीज की कंटेनिंग पावर बता रहा होता है। तो यहां पर भी आप देखें, आपने इस हॉल के अंदर जो स्पेस है वो फाइंड आउट करनी है और ये चीज वॉल्यूम ही आपको बताती है। तो आपने बेसिकली इस 3D ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करके दिखाना है। अब जब आप किसी भी चीज का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास कुछ डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। अब आपने पहले इस फिगर को पहचानना है कि ये फिगर आपके पास किस कैटेगरी में फॉल करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, और फिर आप उसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज करते हुए उसका वॉल्यूम यानी उसकी एयर स्पेस को फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये जो फिगर बनी हुई है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। ये है बेसिकली प्रिज्म। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रिज्म है? क्योंकि मैं आपको इसकी डेफिनेशन पिछले क्वेश्चन में बार बार समझा चुका हूं कि प्रिज्म हम बोलते हैं एक 3D ऑब्जेक्ट को, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जिसमें कोई ना कोई लेंथ हो, कोई ना कोई ब्रेड्थ हो, कोई ना कोई हाइट हो, ये 3 पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो, लाइक रूम्स, लाइक हॉल्स, ये सारे 3D आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं, 3D फिगर्स भी आप कह सकते हैं होती हैं। तो एक तो पहली बात, आपके पास जो प्रिज्म है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा। दूसरी बात, प्रिज्म के तमाम फेसेस आपको हमेशा फ्लैट नजर आएंगे। आप देख लें इस प्रिज्म को किसी भी एंगल से देखें, कहीं से भी देखें, तो आपको इसके तमाम फेसेस जो है फ्लैट ही नजर आएंगे, कहीं पे भी कोई कर्व्स नजर नहीं आएगी। और अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको प्रिज्म के अंदर हमेशा 2 फेसेस, जिनको आप आइडेंटिकल एंड्स भी कह सकते हैं या पैरेलल आइडेंटिकल एंड्स या पैरेलल आइडेंटिकल फेसेस भी कह सकते हैं, आपको प्रिज्म के अंदर हमेशा 2 फेसेस ऐसे जरूर नजर आएंगे जो बिल्कुल एक जैसे होंगे और उनके दरमियान कोई ना कोई गैप होगा, लाइक वो बिल्कुल साथ नहीं जुड़े होंगे, उनके दरमियान कुछ ना कुछ गैप होगा। तो अगर आप इस फिगर को नोटिस करें कि इसका जो फ्रंट वाला फेस है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही फेस इसके पीछे भी, बैक पे भी होगा। अगर मैं उसको इमेजिनरी लाइंस के जरिए, इन डॉटेड लाइंस के जरिए आपको बनाकर दिखाऊं तो आई थिंक सो आप उसको ज्यादा बेहतर इमेजिन कर पाएंगे कि कुछ इस तरह का सिनेरी होगा। अगर आप देखें कि मैंने इसका पीछे फेस जो है वो बनाया है, तो इस फिगर का जिस तरह का ये फ्रंट वाला फेस है वैसा ही इसके बैक पे भी फेस मौजूद है। तो ये जो 2 फेस हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं और इनके दरमियान ये गैप है 80 मीटर का, इन 2 फेसेस को आप बोलते हैं पैरेलल आइडेंटिकल फेस। तो ऐसे ही आपके पास फिगर जिसमें तमाम फेसेस फ्लैट हो जाएं, आप कह लें उसमें कोई भी आपको जो है कर्व्स नजर ना आए, कोई 2 फेसेस ऐसे नजर आए जो कि एक जैसे, उसी को हम प्रिज्म बोल रहे होते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रिज्म ही हो गया, क्योंकि इसका जैसा फेस सामने है बिल्कुल वैसा ही फेस इसके बिल्कुल बैक पे, और इसके दरमियान जो ये गैप है 80 मीटर का, ये कहलाती है प्रिज्म की लेंथ या प्रिज्म की हाइट। अब ये जो 2 फेस एक जैसे होते हैं, इनमें से किसी एक का एरिया आप निकालें तो उसी को हम बेस एरिया बोलते हैं, और आप यूं भी कह सकते हैं दोनों फेस में से आप किसी भी एक को एज अ बेस भी ट्रीट कर रहे होते हैं। तो अब हमें चीजें पता चल गई कि ये बेसिकली एक प्रिज्म है। तो हमें अगर यहाँ पर इस पूरी फिगर का जो है वॉल्यूम निकालना
निकालना है या आप कह लें इसकी एयर स्पेस निकालनी है, तो हमने वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म का फॉर्मूला यूज करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, अब मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब हमें सारी चीजें पता चल चुकी है कि अगर हम एयर स्पेस निकालना चाहते हैं, एयर स्पेस इन दी हॉल, अगर हम इस एम्प्टी हॉल के अंदर जो एयर स्पेस मौजूद है वो निकालना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं इस प्रिज्म का वॉल्यूम, क्योंकि ये जो हॉल है ये प्रिज्म की शेप में है, तो इसलिए हम कहेंगे हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। यानी ये चीज लिखने का मतलब ये है कि चाहे आप एयर स्पेस निकाल लें हॉल में या आप वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकाल लें, इसका दोनों का मीनिंग सेम ही है। इसलिए मैंने एयर स्पेस इन दी हॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म लिखा है, आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे करके लिख लिया। आप इसको एक ही लाइन में इसी तरीके से लिख सकते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमने इस प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है जो कि हमें इस हॉल की एयर स्पेस देगा, तो प्रिज्म के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बताता आ रहा हूं पिछले क्वेश्चन में। किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम आपने निकालना हो तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप हाइट की जगह पे लेंथ का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ज्यादातर हाइट यूज हो रहा होता है लेकिन कभी कभार लेंथ के मीनिंग में भी आ रहा होता है, इसलिए मैं दोनों साथ लिख देता हूं। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना इधर बेस एरिया निकालेंगे, यानी हम अपने प्रिज्म का बेस एरिया निकालेंगे। हाइट तो हमारे पास है ही, तो वो यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं आपको जो है ना इस प्रिज्म का, इस आप कह लें एम्प्टी हॉल का जो है बेस एरिया निकाल कर दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस एरिया, तो बेस एरिया हम अलग से निकाल लेते हैं। बेस एरिया किसको बोलेंगे, मैं बता चुका हूं कि प्रिज्म में जो दो फेसेस एक जैसे होते हैं उन्हीं में से किसी एक फेस का अगर आप एरिया निकाल लें तो वही होता है आपका बेस एरिया। अब यहाँ पे जो मैंने कुछ वर्किंग की हुई है उसको मैं यहाँ पे हटा देता हूं ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। अब आप देखिए जो फ्रंट और बिल्कुल बैक वाला फेस है ये बिल्कुल एक जैसे है, इन्हीं में से किसी एक का एरिया निकाल लें। तो फ्रंट फेस में कुछ डायमेंशन कुछ चीजें गिवन है तो हम यहीं से इसका एरिया निकाल लेंगे। अब आप क्या करें, ये जो फ्रंट वाला फेस है आप इसके दो हिस्से बना लें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से डॉटेड लाइन से इसको इस तरीके से बना लूं तो इसके दो हिस्से हो जाते हैं। अब मैं ऊपर वाले फेस को अलग से शेड कर रहा हूं येलो कलर से ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये देखें ये एक ऊपर वाला फेस जो है एक तरह का क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। और जो नीचे वाला फेस है जिसको मैं अलग कलर से शेड कर लेता हूं आपकी आसानी के लिए, ये क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो अगर हम इस फ्रंट वाले फेस का एरिया निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस ग्रीन शेडेड रीजन का जो कि एक रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालेंगे और ऊपर जो येलो शेडेड रीजन है जो कि एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एरिया निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास इसके जो ये फ्रंट वाला फेस है जो कि बेस फेस है प्रिज्म का, इसका एरिया यानी बेस एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये जो ऊपर ट्राइंगल है ना इसका एरिया निकालते हैं। अब देखिए ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो पहले मैं यहाँ पे लिख दूं कि बेस एरिया किससे किन दो चीजों से मिलकर बनेगा, बेस एरिया दो एरिया से मिलकर बनेगा। एक तो बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी आपने दो एरियाज को प्लस करना है तो जाकर आपके पास बेस एरिया की पूरी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया देख लेते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस को खाली बी भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। और यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो आप ये फॉर्मूलाज ना भी लिखे डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिएगा तो भी ठीक है, मैंने जस्ट ये इसलिए यहाँ पर लिख दिए ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि हम ये वाले फॉर्मूलाज जो है वो यूज करें, अदरवाइज ये आप ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो अगर आइए ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। तो देखिए ट्राइंगल की बेस क्या होती है और हाइट क्या होती है। तो ट्राइंगल में जिस लाइन के ऊपर, जिस फेस के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल कर रहा होता है उसको हम बेस बोलते हैं और उस परपेंडिकुलर को खुद से क्या बोलते हैं, हाइट। तो अगर आप नोटिस करें इस ट्राइंगल में ऊपर से डॉटेड लाइन नीचे तक आई है और वो इस लाइन के ऊपर जो मैंने रेड कलर के साथ बनाई थी इस पे वो फॉल किया है। तो ये जो ये यहाँ पर एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब ये जो ऊपर से लाइन नीचे तक आई है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी ये परपेंडिकुलर है। तो इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं हमेशा ट्राइंगल की हाइट। तो ये होगी हाइट। और जो जिस पे ये आके फॉल करी, जिस ये आप कह ले लाइन सेगमेंट पे आके फॉल करी, वो क्या होती है, उस ट्राइंगल की हमेशा बेस। अब हमें इन दोनों की वैल्यूज चाहिए। तो देखिए हमें ये पता है कि ऊपर से लेकर जो नीचे तक है ना वो 38 मीटर है। यहाँ पे जो 38 मीटर लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो लेंथ बनती है 38 मीटर बनती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देख लें वो 23 मीटर है। यानी अगर जस्ट मुझे ऊपर वाली निकालनी है, ऊपर वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, तो पूरी लेंथ जो 38 है उसमें से मैं 23 माइनस कर दूं नीचे वाली तो वो ऊपर वाली आ जाएगी। यानी अगर मुझे ऊपर वाली निकालनी है जस्ट मैं क्या करूंगा 38 माइनस 23। तो 38 माइनस 23 करूंगा तो मेरे पास जस्ट ऊपर वाली लेंथ आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 15। यानी यहां से लेके यहां तक कितनी है, वो है 15 मीटर। सब चीजें मीटर में है तो मैंने मीटर में बोल दी। तो आपकी हाइट तो हो गई, वो कितनी होगी 38 माइनस 23,
वो है 50। और बेस कितनी है? बेस तो बड़ी आसान है क्योंकि यहां से लेके यहां तक बेस है और वो आपको नीचे से पता चल सकती है क्योंकि यहां से लेके यहां तक उन्होंने लिखा हुआ है 21 मीटर और उस पर डबल डैश लगाए हुए और आगे भी डबल डैश। इसका मतलब डबल डैश का मतलब होता है कि जहां पे भी इस तरह की लेंथ आएंगी वो एक जैसी होंगी। अगर ये नीचे 21 है तो यहां से लेके यहां तक भी कितनी होगी? ये भी 21 होगी। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें टोटल लेंथ निकालने के लिए यहां से लेकर यहां तक, तो 21 प्लस 21 कितना हो जाता है? वो हो जाता है 42 मीटर। तो अगर ये 42 मीटर है तो जाहिर बात है जो ऊपर ये बेस है आपकी ये भी कितनी होगी? 42 मीटर होगी क्योंकि जितनी नीचे होगी उतनी ऊपर होगी। तो आपको बेस और हाइट सारी पता चल गई। अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि 1/2 वैसे का वैसे ही। बेस आपकी कितनी है? 21 प्लस 21 जो कि कितनी हो जाएगी? 42 मीटर। मैं भी यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ 21 प्लस 21। और हाइट आपकी कितनी थी? जो आपने टोटल ऊपर से लेके नीचे तक जो थी 38 थी, उसमें हमने नीचे यहाँ वाली 23 माइनस की थी तो 15 आई थी। तो हम हाइट पे लिखेंगे 38 माइनस 23। जस्ट आप 15 भी लिख सकते हैं जस्ट समझाने के लिए। आगे प्लस अब नीचे वाले का एरिया निकाल लेते हैं। ये तो ऊपर वाले का तो एरिया कंप्लीट हो गया। तो नीचे आपके पास ये रेक्टेंगल है ग्रीन कलर के साथ, तो इसका एरिया होता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। तो लेंथ होती है सबसे बड़ी लाइन जो आपके पास लेंथ होती है उसी को हम लेंथ बोल रहे होते हैं। तो इसमें आप देखें ये 42 मीटर जो है यहां से लेके यहां तक ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है और ये ऊपर से लेके नीचे तक ये इसकी ब्रेड्थ है जो कि कितनी है? 23 मीटर। तो लेंथ इसकी कितनी हो गई? वो हो गई 21 प्लस 21, वो आप उसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 42। और ब्रेड्थ कितनी हो गई? वो हो गई 23 जो नीचे से लेके यहां तक दी हुई थी ट्राइंगल से पहले जितनी ये है उतनी ये होगी, वो उसकी हो गई ब्रेड्थ, तो वो कितनी हो जाएगी? 23। अब आपने जैसे इनको सॉल्व कर लेना है तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 21 कितना होता है? ये होता है 42। 38 माइनस 23 कितना होता है? ये होता है 15। और यहाँ पर आपने 42 और 23 को जो है मल्टीप्लाई कराना है। तो 42 को 23 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा? 966। अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लें तो 2 1 टाइम्स 2 होता है और आप कह लें 2 को 21 टाइम्स करें तो 42 आ जाता है। अब यहाँ पे 21 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। आगे मल्टीप्लाई बाय 15 वैसे का वैसे ही रहेगा और ये जो प्लस का साइन है और 966 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप क्या करें 21 और 15 को भी मल्टीप्लाई कर दें। 21 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 315 और यहाँ पे प्लस वैसे ही 966 वैसे ही। तो अब आपने जस्ट इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका यानी बेस एरिया आ जाएगा। तो 315 को और 966 को ऐड करें तो आपके पास बेस एरिया आता है 1281 क्योंकि चीजें मीटर्स में गिवन थी और ये एरियाज है तो आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो आपने अपने हॉल का या आप कह लें अपने गिवन प्रिज्म का बेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। तो बेस एरिया तो आ गया, हाइट और लेंथ ही रह गया। तो हाइट और लेंथ क्या होती है? ये जो दो फेस आपने एक जैसे चूज किए होते हैं, ये फ्रंट वाला और पीछे वाला जो था हमारा एक जैसा फेस था, इनके दरमियान जो गैप होता है वही आपकी प्रिज्म की हाइट या लेंथ होती है। तो आपकी हाइट या है या लेंथ क्या है? वो है 80 मीटर। अब जस्ट मैंने इस तमाम चीजें इस फॉर्मूला में पुट कर देनी और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं दोबारा से लिखूंगा यहाँ पे कि हमारे पास जो ये एयर स्पेस हमने निकालनी थी, एयर स्पेस इन दी हॉल, ये हमने ये निकालनी थी एयर स्पेस इन दी हॉल, तो ये इक्वल था किसके? वॉल्यूम ऑफ दी प्रिज्म के, वॉल्यूम ऑफ दी प्रिज्म के। यानी ये प्रिज्म था, इसका जस्ट वॉल्यूम निकाल लेते तो एयर स्पेस भी आ जाती। और वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का फॉर्मूला क्या था? वो था बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, या हाइट की जगह पे आप लेंथ का वर्ड भी कभी कभार यूज भी कर रहे होते हैं, यूज किया भी जाता है। तो बेस एरिया आपने अभी ऊपर निकाल लिया, वो कितना है? वो है 1281। तो आप लिख देंगे 1281। हाइट और लेंथ का आपको मैंने ऊपर बता दिया कि जो दो फेस एक जैसे होते हैं उनके दरमियान जो गैप होता है, जो लेंथ होती है, वही आपकी प्रिज्म की हाइट या लेंथ होती है। वो कितनी है? वो है 80। तो आप हाइट की जगह पे क्या लिख देंगे? जस्ट 80 लिख देंगे। अब यहाँ पर जस्ट आपने 1281 को 80 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 102480, क्योंकि ये वॉल्यूम है और सारी चीजें आपके पास जो है वो एक तरह की मीटर्स में गिवन थी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मीटर क्यूब। तो ये एक तरह की टोटल एयर स्पेस भी आ गई हॉल में और आप यूं भी कह सकते हैं कि इस प्रिज्म का वॉल्यूम भी आपको पता चल गया। तो ये हमारा गिवन आंसर था, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।